हेलो। नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन होता है इंडियन ज्योग्राफी का, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों उसकी क्लास नंबर 7। इस क्लास के अंदर हमने साथियों क्या पढ़ना है, जिस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पाई जाती है वो सीमा कौन सी है। जो भारत अफगानिस्तान के बीच में सीमा पाई जाती है 106 किलोमीटर की, वो सीमा कौन सी है। और जो सीमा भारत और चीन के बीच में पाई जाती है वो सीमा कौन सी है। ठीक है, इन सभी मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो भारत की तटीय भूमि, ठीक है, भारत की जलीय सीमा है जिसको तटीय सीमा बोलते हैं, उस सीमा के अंदर जो भारत का उस सीमा से लेके भारत का समुद्र तक कहाँ तक अधिकार है। ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको साथियों का क्या करवाऊंगा, उससे पहले आपको बताया जाएगा भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है। ठीक है, ये देख लेना साथियों, इंडिया का मैप। इतना तो आपको पता ही अभी तो चलने लग गया होगा, इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान की सीमा है साथियों, सारी की सारी क्या है साथियों, पाकिस्तान की सीमा है। कौन सी सीमा है साथियों, ये पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान के साथ में भारत की कितनी सीमा बनती है, पाकिस्तान के साथ में भारत की कितनी सीमा बनती है, तो साथियों मैंने आपको लिखवाया था ये कितनी बनती है, 3323 किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, भारत के साथ में पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान के साथ में भारत के 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं साथियों, मैंने आपको करवाया हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हम इस रेखा की बात करें तो साथियों इस रेखा को किस नाम से जाना जाएगा साथियों, इस रेखा को इस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा को, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भी रेड क्लिफ की जो रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में पाई जाती है। समझ में आ गई ना बात, रेड क्लिफ की रेखा किन 2 देशों के बीच में पाई जाती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो साथियों बाउंड्री है 3323 किलोमीटर की, उस बाउंड्री को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम साथियों रेड क्लिफ के इतिहास के बारे में जानें, रेड क्लिफ रेखा का इतिहास, रेड क्लिफ रेखा के इतिहास के बारे में जानने की साथियों मैं अगर कोशिश करूं, ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा का इतिहास क्या हो जाएगा साथियों, रेड क्लिफ रेखा का इतिहास हो जाएगा ये कब बनी और कैसे बनी, इसके बारे में जानने की कोशिश करूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। कब हुई थी, 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। रेड क्लिफ रेखा का जो विभाजन है वो, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था ना, उसके बाद में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है साथियों, तो 17 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, इसका निर्धारण किया गया था। किसका साथियों, रेड क्लिफ रेखा का। बस आपको इतना पता होना चाहिए कब निर्धारण किया गया था और कब ये लागू हुई थी। ठीक है, तो कब लागू हुई थी, ये 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। ठीक है साथियों, रेड क्लिफ रेखा के बारे में पता चल गया ना, कब इसका निर्धारण हुआ था, तो 17 अगस्त 1947 को इसका
निर्धारण किया गया था। आगे साथियों अगर मैं बात करूं तो आगे के अंदर क्या दे रखा है, आगे आएगा इंडिया का फिर से मैप, और इंडिया के मैप के अंदर हमारा जो दूसरा जो पार्ट होगा वो किसका होगा साथियों, वो पार्ट होगा साथियों, हमारा दूसरा पार्ट किसका होगा साथियों, हमारा दूसरा पार्ट होगा जो हमारी सीमा लगती है साथियों अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की कितनी लगती है, अफगानिस्तान। बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 106 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 106 किलोमीटर आ जाएगा। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा पता चल गई, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में तीन ही रेखाएं पाई जाती हैं। देखना, भारत पाकिस्तान का पूछा जाता है, भारत अफगानिस्तान का पूछा जाता है, और भारत चीन का पूछा जाता है। इससे अलावा आज तक एग्जाम के अंदर रेखाओं से संबंधित या भारत की बाउंड्रियों से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया। रेखाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत अफगानिस्तान की बात करें तो साथियों 106 किलोमीटर की सीमा है दोनों देशों के बीच में। सिर्फ और सिर्फ एक लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है भारत की ओर से, ठीक है। अभी इनके बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो इनके बीच में साथियों आप लिख लेना, डुरंड रेखा पाई जाती है। डुरंड रेखा पाई जाती है, क्या कौन सी रेखा, डुरंड रेखा पाई जाती है इन दोनों के बीच में। अगर डुरंड रेखा की बात करूं तो साथियों डुरंड रेखा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो डुरंड रेखा कब लागू हुई, किसने लागू की, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसका सीमांकन किसने किया था, एक ब्रिटिश, इसका सीमांकन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ ने, जिसका नाम क्या था साथियों, जिसका नाम था राजनीतिज्ञ ने किया था मोर्टिमर डुरंड। किस नाम से जाना जाता है, सर मोर्टिमर डुरंड ने 1896 को किया था, 1896 को किया था। ये इतना किसका इतिहास है किया, ठीक है। वैसे तो साथियों चाहे 1 घंटे की क्लास ले लो इस रेखा के ऊपर, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ना है बस, ठीक है। वैसे तो चाहे 1 घंटे की क्लास इसी रेखा के ऊपर 106 किलोमीटर की सीमा के ऊपर ही बन जाएगी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। कब किया गया था इसका निर्धारण, 1896 के अंदर किया गया था। ब्रिटिश के एक राजनीतिज्ञ थे, मोर्टिमर डुरंड के नाम से उनको जाना जाता था। उन्होंने इस रेखा का क्या किया गया था साथियों, उनके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी साथियों जो नेक्स्ट बारी आएगी वो बारी आएगी साथियों किसकी आएगी, वो बारी आएगी साथियों चीन की। किसकी बारी आएगी, चीन की बारी आएगी। किस देश की बारी आएगी, तो चीन की। तो हेडिंग लगा लेना साथियों, भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण, ठीक है। किसके बीच में साथियों, भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण। ये सारी की सारी बाउंड्री साथियों किसकी लगती है, ये सारी की सारी यहाँ तक बाउंड्री किसकी लगती है साथियों, 3488 किलोमीटर बाउंड्री लगती है भारत और चीन की। 3488 किलोमीटर इनकी क्या लगती है साथियों, आपस के अंदर बाउंड्री टच होती है। कितने राज्य लगते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ, और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक तो यूटी लगेगी साथियों, और 5 शायद तक इसके साथ में राज्य लगेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको मैंने करवा रखा है। इसके बाद में साथियों इनके बीच की रेखा की बात करें तो रेखा कौन सी आ जाएगी इसके बीच में, तो इन दोनों देशों के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है साथियों, इन दोनों देशों के बीच की रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। किस नाम से जाना जाता है साथियों, इन दोनों देशों के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगर मैकमोहन रेखा के निर्धारण की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा किया जाता है।
इसके अंदर क्या लिखोगे साथियों, इस रेखा का निर्धारण शिमला समझौते के अंतर्गत शिमला समझौते के अंत में 1913-1914 को हुआ। ठीक है? शिमला समझौता हुआ कहाँ पे था? अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और किन किन के बीच में हुआ था? ये ग्रेट ब्रिटेन और साथियों तिब्बत के बीच में शिमला समझौते के अंत में इनके बीच में साथियों 1913 और 14 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, या इनकी बातचीत हुई थी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम से रखा गया था। किस नाम से रखा गया था इस रेखा का नाम साथियों? सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन के नाम से रखा गया था। किसका नाम साथियों? जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ साथियों। कब खींची गई थी ये? 1913-14 में शिमला समझौता हुआ था ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में। तब इस रेखा के बारे में बातचीत हुई थी। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम से रखा गया था। समझ में आ गई तीनों देशों के बीच में रेखा? तो मैं आपको साथियों फिर से एक बार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तीनों देशों की रेखा के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला जो रेखा है साथियों, या पहला बॉर्डर है, वो है भारत व पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य साथियों कौन सी रेखा पाई जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। ठीक है। और 2 नंबर पे जो साथियों हमारा देश था वो था अफगानिस्तान। कौन सा था? इनके बीच की रेखा को साथियों क्या कहा जाता है? इनके बीच की रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। ठीक है। और जो तीसरी रेखा थी वो थी साथियों भारत और चीन के बीच में। भारत एवं चीन के बीच में साथियों कौन सी रेखा खींची गई है? वो है साथियों मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा साथियों इन दोनों देशों के बीच में खींची गई है। ठीक है। इसका निर्धारण 1947 के अंदर हुआ था। इसका 1896 के अंदर हुआ था, और इसका सिमले समझौते पर बात हुई थी साथियों 1913 और 14 के अंतर्गत। 1913 और 14 के अंतर्गत इन दोनों देशों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी बाउंड्री बनाने के लिए, उसके बारे में इन दोनों देशों के ऊपर क्या हुई थी साथियों? बात हुई थी। समझ में आ गई ना बात? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी साथियों अगर हम बात करें तो अभी जो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साथियों रहेगा भारत की समुद्री सीमा के ऊपर। भारत की समुद्री सीमा के अंदर जो साथियों पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का समुद्री सीमा के अंदर कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है, तो उस चीज के बारे में साथियों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भारत का समुद्री सीमा के अंदर अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक, भारत और इसके बीच में जो अधिकार क्षेत्र है ना, वो कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चलिए साथियों समझते हैं तब तक।
भारत के मध्य और जो भारत का समुद्र है उनके मध्य साथियों जो जल क्षेत्र है वो बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो अभी देख लेना, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है, और आपको पता है भारत की तटीय सीमा कितनी है वो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी साथियों, ये सारी की सारी भारत की समुद्री सीमा हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अभी जो यहाँ तक क्या है साथियों, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था अरब की खाड़ी है, किसकी, अरब की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा महासागर है साथियों, हिंद महासागर आ जाएगा। कौन सा महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा साथियों बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी आ जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको पता है भी जो धरती के अंदर साथियों खनिज निकलते हैं, ठीक है, तो वो माइनर निकलते हैं या खनिज निकलते हैं, वो आपको पता है अभी समुद्र के अंदर ज्यादा निकलते हैं या पृथ्वी के ऊपर ज्यादा मिलते हैं, तो वो सभी को पता है अभी समुद्र के अंदर बहुत ही खजाने छिपे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें, जो भी जैसे तेल हो गया और कोई खनिज वगैरह हो गए, वो सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं, वो साथियों सारे के सारे समुद्रों से निकलते हैं, ठीक है। तो अभी समुद्र देखो, इस जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ऊपर कोई जरूरी तो नहीं है अभी भारत का ही अधिकार होगा, भारत का अधिकार तो नहीं हो सकता। बहुत से देश हैं, बहुत से देशों के साथ में हिंद महासागर लगता है, बहुत से महाद्वीप ऐसे हैं जिनके साथ में हिंद महासागर लगता है। तो फिर किस किस को, ये तो फिर आपस के अंदर लड़ाई करेंगे भी, ये अधिकार क्षेत्र मेरा, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है। तो इसके अंदर क्या किया गया था साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसने एक 1982 के अंदर एक समझौता किया था, और उस समझौते के अंतर्गत एक कानून का निर्माण किया था, ठीक है। भी समुद्र के अंदर जो भारत का जल क्षेत्र है ना, भारत का जल क्षेत्र है, उसके तहत एक कानून का निर्माण किया गया था। उस कानून को किस नाम से जाना जाएगा साथियों, उस कानून को जाना जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अभी देख लेना 1900, आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों, हेडिंग लगानी है भारत का जल क्षेत्र। क्या लगानी है साथियों, भारत का जल क्षेत्र, यहाँ पे लिख लेना आप। भारत का जल क्षेत्र अधिकार, ठीक है, ये हेडिंग है। अभी ये अधिकार जल क्षेत्र कब बना, तो आपको लिखना है 1982 के अंदर। कब बना था साथियों, 1982 के अंदर एक कानून बनाया गया था। किसने कानून बनाया था, तो ये कानून बनाया था साथियों संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था। किसने बनाया था, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था, जिस कानून का क्या नाम था साथियों, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई ना बात। अभी ये आप इसको संधि बोल सकते हो, या संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून आगे संधि लिख सकते हो, तो वो भी आगे लिख लेना, संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि कब हुई थी साथियों, ये हुई थी 1982 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कब हुई थी, 1982 के अंदर इस संधि को किया गया था। इस संधि के अंदर साथियों ये निर्धारण किया गया था भी जो भारत का ये अधिकार क्षेत्र है, भारत की तटीय सीमा है, इससे लेके भारत का जो समुद्र के अंदर अधिकार रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसके बारे में साथियों देखने को मिलता है इस समुद्री कानून के बारे में, तो इसी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिंपल भाषा में बात करें तो हिंद महासागर तो पूरा का पूरा बहुत से देशों के साथ में बाउंड्री बनाता है, तो फिर इसका मतलब हिंद महासागर के अंदर तो बहुत से देशों का ये अधिकार क्षेत्र होगा। तो फिर जहां जब तक सीमा का निर्धारण नहीं होता ना, तब तक क्या होता है, तब तक सिस्टम सही ढंग से बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता, क्योंकि फिर वो देश कहेगा, अगर कोई खदान मिल भी जाती है तो वो देश कहेगा मेरा अधिकार है, वो देश कहेगा मेरा अधिकार है। तो इन सभी से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 के अंतर्गत कानून बनाया था, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। तो इसके बारे में साथियों हम देखते हैं क्या कुछ, ठीक है साथियों। तो अभी इसके अंदर क्या कुछ किया गया था, इसके अंदर निर्धारण किया गया था अभी जो समुन्द्र से, ये भारत की तटीय रेखा, तटीय रेखा से जो भारत की बाउंड्री नापेंगे ना, वो किससे नापेंगे, वो नापेंगे साथियों नॉटिकल मील से। किससे नापेंगे, समुद्री दूरी, यहाँ पे हेडिंग लगा लेना आप, समुद्री दूरी। ये भी पूछा जाता है नॉटिकल, नॉटिकल मील का उपयोग किसकी दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो आप हेडिंग लगा लेना साथियों समुद्री दूरी। क्या, कौन सी दूरी,
समुद्री दूरी। ठीक है, समुद्री दूरी के अंदर साथियों क्या किया जाता है, समुद्री दूरी किससे मापी जाती है, नॉटिकल मील से मापी जाती है। किससे मापी जाती है साथियों, नॉटिकल मील से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, नॉटिकल मील से मापी जाती है। अभी सर 1 किलोमीटर होता है और नॉटिकल मील के अंदर क्या अंतर है, आप ये पूछोगे। तो 1 नॉटिकल मील क्या साथियों, 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। ठीक है, 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है साथियों, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील, जिससे भारत की समुद्री सीमा नापी जाती है। समझ में आ गई बात। अभी समुद्री सीमा भी कितने प्रकार की होती है साथियों, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का जल क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, जिसके बारे में 1982 को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून का निर्धारण किया गया था। समुद्री जो सीमा है या समुद्री दूरी है वो नॉटिकल मील से मापी जाती है। और 1 नॉटिकल मील के अंदर साथियों क्या होता है, 1 नॉटिकल मील के अंदर होता है साथियों, 1 नॉटिकल मील के अंदर साथियों क्या होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। कितना होता है साथियों, 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के मैप के अंदर मैं साथियों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये सारा का सारा साथियों भारत का क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा भारत की तटीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, इधर तो बांग्लादेश आ गया, लेकिन मैं आपको वैसे बाउंड्री ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये बांग्ला, आपको पता है भारत की तटीय सीमा है। अब ये भारत की तटीय सीमा है ना, तो तटीय सीमा के ऊपर सबसे पहले साथियों एक रेखा खींची जाती है, जिस रेखा को क्या कहा जाता है साथियों, जिस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सीधी खींची जाएगी ये। ठीक है, बिल्कुल सीधी। अभी देख लेना, ये जो खड्डे हैं ना भारत, ये कहीं 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 से यहाँ पे कृष्णा और आपको पता है वो नदियां बहती है। ठीक है, और इनकी वजह से ये साथियों भारत का जो क्षेत्र है वो थोड़ा अंदर की ओर है, यहाँ से बाहर की ओर है। ये देखो यहाँ पे भी अंदर की ओर है। ठीक है, तो इनको एक जैसा करने के लिए सबसे पहला एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को क्या कहा जाता है साथियों, इस रेखा को कहा जाता है आधार रेखा। क्या, कौन सी रेखा कहा जाता है साथियों, इस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा, आधार रेखा कहा जाता है। ठीक है, अभी अगर किसी को भी भारत के यहां से लेके और अंदर तक, समुद्र के अंदर तक दूरी नापनी होगी, तो वो न कि यहां से नापेगा, बल्कि जो आधार रेखा है वहां से वो दूरी नापी जाएगी। ठीक है, आधार रेखा से लेके बाहर तक दूरी नापती जाती है, न कि ये जो भारत की बिल्कुल तटीय सीमा है यहां से लेके। तो इसीलिए आधार रेखा खींची जाती है। आधार रेखा के अंदर समझ में आ गया ना। तो आधार रेखा के बाद में साथियों, आधार रेखा से शुरू होती है सबसे पहले भारत की प्रादेशिक सीमा शुरू होती है। कौन सी सीमा शुरू होती है साथियों, वो भारत की प्रादेशिक सीमा शुरू होती है आधार रेखा से लेके। ठीक है, आधार रेखा से लेके साथियों 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से लेके साथियों 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होती है। यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा साथियों 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा साथियों, ये सारा का सारा हो जाएगा प्रादेशिक सीमा। इस सीमा को क्या बोला जाता है साथियों, प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। कौन सी सीमा साथियों, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, आधार रेखा के बाद की सीमा को प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। इसका निर्धारण कहां से कहां तक होता है साथियों, तो उसके बारे में लिख लेना, आधार रेखा से, आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील, सॉरी 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होती है, प्रादेशिक सीमा होती है। अभी जो प्रादेशिक सीमा है ना, ये सारी की सारी भारत की। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा के अंदर कुछ ना कुछ अधिकार तो दिए गए होंगे, ये देश की प्रादेशिक सीमा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अधिकार मिले होंगे। तो उन अधिकारों को भी साथियों कई बार पूछ लिया जाता है, भी भारत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भी कौन सा अधिकार नहीं आता। तो जैसे भारत का अधिकार अपने अंदर है, ठीक है, भारत के अंदर भारत का कैसे अधिकार है, संपूर्ण अधिकारी होता है ना, तो उसी प्रकार से प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत भी भारत का संपूर्ण अधिकार ही होता है।
इस सीमा के अंतर्गत, प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत भारत का साथियों संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लेना, प्रादेशिक सीमा के अंतर प्रादेशिक सीमा में भारत का संपूर्ण अधिकार है। ये चीज होती है साथियों प्रादेशिक सीमा के बारे में। समझ में आ गई? किसी भी विद्यार्थी को प्रादेशिक सीमा के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, अभी नॉटिकल मील और किलोमीटर के अंदर अंतर होता है, वो क्या अंतर होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी प्रादेशिक सीमा का ये डाटा है साथियों, इसको अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। इसके बाद में साथियों दूसरी रेखा की बात करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं वो रेखा कौन सी होगी। दूसरी रेखा के बारे में साथियों बात की जाए तो दूसरी रेखा, प्रादेशिक सीमा तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रादेशिक सीमा बता दिया। अभी प्रादेशिक सीमा के बाद में एक सीमा और होती है जो प्रादेशिक सीमा से शुरू होकर आगे तक जाती है। ठीक है, ये वाली सीमा साथियों, इसको क्यों, कौन सी सीमा के नाम से जाना जाएगा, इसके बारे में मैं बताता हूं मैं, कौन सी सीमा के नाम से जाना जाएगा और ये कहां से लेके कहां तक होती है। 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील, 12 का डबल कितना हो जाएगा साथियों, 24 नॉटिकल मील। ये सारा का सारा साथियों जल है। ठीक है, क्या है साथियों, ये सारा का सारा पानी है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में साथियों पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं। तो साथियों ये आधार रेखा है, गुलाबी कलर के अंदर आपको जो मैंने आपको लिखाया था, ये आधार रेखा है। आधार रेखा से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक की सीमा को क्या कहा जाता है साथियों, इसको कहा जाएगा संलग्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है साथियों, तो इसको संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक इसका निर्धारण है। क्या है साथियों, इसका निर्धारण है। ठीक है, इसका निर्धारण 24 नॉटिकल मील तक हो गया आधार रेखा से। अभी इस आधार रेखा के अंदर कुछ ना कुछ अधिकार क्षेत्र भी दिया गया होगा भारत को, कुछ ना कुछ अधिकार क्षेत्र तो दिया ही होगा ना भारत को भी। कौन सा अधिकार क्षेत्र है भारत के पास में, तो उसकी बात करने की साथियों मैं कोशिश करता हूं। कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं, देखो पहला अधिकार क्षेत्र आ जाएगा भारत के पास में, जो संलग्न क्षेत्र होता है उसके अंदर भारत क्या कर सकता है साथियों, साफ सफाई करवा सकता है। साफ सफाई करवाना ये भारत का अधिकार होता है। भी आधार रेखा से लेके जो आपका संलग्न क्षेत्र है, यानी समुद्र के अंदर जो आपका संलग्न क्षेत्र है 24 नॉटिकल मील तक, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो साथियों, एक तो आप साफ सफाई करवा सकते हो, दूसरा सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हो। क्या कर सकते हो साथियों, सीमा शुल्क की वसूली करना। और तीसरा जो अधिकार क्षेत्र आएगा वो आएगा साथियों वित्तीय अधिकार है भारत का, इसके ऊपर क्या है साथियों, वित्तीय अधिकार है, वित्तीय अधिकार। ठीक है, अभी जैसे कोई भी जहाज आया, इसके अंदर जाएगा तो सीमा क्षेत्र तो लगेगा, ये जैसे आप टूल टैक्स भरते हो तो वो तो लगता ही लगता है। ठीक है, सीमा शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वित्तीय अधिकार क्या है, गलती से अगर कोई भी जहाज या कोई भी चीज इसके अंदर आ गई भारत की संलग्न क्षेत्र से, तो भारत उसे क्या कर सकता है साथियों, वित्तीय अधिकार है भारत का, उसके ऊपर पेनल्टी लगा के तो उसे कुछ ना कुछ वित्तीय वसूली कर सकता है। कौन सी सीमा के अंतर्गत, वो आ जाएगा साथियों संलग्न सीमा के अंतर्गत। तो ये संलग्न सीमा का डाटा साथियों अगर आपको नोट करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में साथियों मैं तीसरे की बात करूं। ठीक है, अभी तीसरे की बारी आ जाएगी। तीसरी 3 सीमाएं होती हैं, मैंने आपको बता दिया पहले।
तीसरी सीमा के बारे में साथियों मैं बात करूं तो तीसरी सीमा कौन सी हो जाएगी साथियों? तीसरी सीमा के बारे में बात करूं तो ये आधार रेखा से लेकर कहां तक होगी साथियों? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, आधार रेखा से लेके साथियों कहां तक होती है? 200 नॉटिकल मील तक होती है। 200 नॉटिकल मील तक होती है। इसको क्या बोला जाता है साथियों? इस रेखा को बोला जाएगा, कौन सी रेखा बोला जाएगा? अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा साथियों? यहाँ से आधार रेखा से लेके और यहाँ तक की जो सीमा है ये हो जाएगी साथियों 200 नॉटिकल मील। ठीक है, और ये कितनी थी साथियों? जो सैगलन क्षेत्र था ये था 24 नॉटिकल मील। ठीक है, और ये ना साथियों जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है इसकी बात करूं तो इसकी हेडिंग लगा लेना। इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अभी अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ भारत के अधिकार होंगे। होता कहाँ तक है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है साथियों 200 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत का पहला अधिकार है ना, वो पहला अधिकार क्या हो सकता है साथियों? संसाधनों का दोहन करना। ठीक है, पहला अधिकार क्या हो जाएगा साथियों? संसाधन का दोहन। अगर यानी यहाँ तक अगर कोई भी भारत को संसाधन मिलता है तो वो भारत का होगा। पहली बात, 200 नॉटिकल मील तक कहाँ से? आधार रेखा से लेके। दूसरा जो इसके अंदर साथियों भारत के पास में अधिकार है, वो अधिकार कौन सा है साथियों? नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर सकता है साथियों? नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण। ठीक है, अभी निर्माण ऐसे नहीं है अभी भारत ने यहाँ पे जाके निर्माण कर लिया नए द्वीप का और पूरी तरह से भारत का हो गया, वो सिस्टम नहीं होता। अगर भारत को समुद्र के अंदर कोई खोज करनी है ना, भारत को हिंद महासागर के अंदर खोज करनी है, तो आप जो आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र है वहां पे जाके आप वैज्ञानिक दृष्टि से एक द्वीप का निर्माण कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक उसको उपयोग में ले सकते हैं, यानी जो व्यक्ति खोज करने के लिए जाएंगे वो अपने रहने के लिए या एक द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। उस पे आप क्या कर सकते हो साथियों? खोज कर सकते हो। पूरी तरह से वो आपका नहीं होता। ऐसे तो भारत यहाँ पे बहुत से द्वीप बना लेगा तो फिर ये तो सारा का सारा भारत अपनी क्षेत्र और बढ़ा लेगा। ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं साथियों? इनका नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे लिख लेना अनुसंधान। नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार। नए द्वीप बना सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान खोलने का अधिकार है। ये तीसरे के अंदर आप लिख सकते हो। तो ये थी भारत की समुद्री सीमा के बारे में साथियों संपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर साथियों पहला होता है, ये होती है भारत की आधार रेखा। पहले तो भारत की तटीय सीमा आएगी। तटीय सीमा के बाद में साथियों जो दूसरी रेखा आती है उस रेखा को क्या बोला जाता है साथियों? ये रेखा आएगी, इसको बोला जाता है आधार रेखा। कौन सी रेखा? मैं दोबारा बता रहा हूँ, आधार रेखा। आधार रेखा के बाद में साथियों जो पहली रेखा आएगी उसको बोला जाता है साथियों प्रादेशिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से? प्रादेशिक सीमा के नाम से जाना जाएगा। प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा का सारा भारत का। ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती है। इसके बाद में साथियों आधार रेखा से जो दूसरी बाउंड्री है इसको बोला जाता है साथियों सैगलन क्षेत्र। सैगलन सीमा या सैगलन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सैगलन क्षेत्र कहाँ से होता है? आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक सैगलन क्षेत्र पाया जाता है। इसके अंदर भारत साफ सफाई करवा सकता है, वित्त सीमा शुल्क लगा सकता है और वित्तीय शुल्क भी इसके अंदर लगा सकता है। इसके बाद में जो साथियों तीसरी बाउंड्री है उसको अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। आधार रेखा से लेके साथियों ये तो हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। कितना हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील।
और आधार रेखा से ये हो जाएगी साथियों 24 नॉटिकल मील, और इसके बाद में साथियों शुरू से लेके यहाँ तक हो जाएगा ये 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे साथियों सभी की सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है साथियों, ये 3 प्रादेशिक सीमाएं होती हैं भारत की, इनके बारे में साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों प्रादेशिक, सैगलन और अन्य आर्थिक क्षेत्र, और सबसे पहले आ जाएगी आधार रेखा, इसके बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए। ये साथियों भारत के जो बाहर बाहर का पार्ट है जियोग्राफी के अंदर, मैंने आपको 7 क्लास लेके साथियों, आज 7वीं क्लास है, 7 क्लास के अंदर समझाया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और पूरा का पूरा साथियों आधार रेखा तक समझा के फिनिश किया। ठीक है, बाहर बाहर का अभी हम कल से जो पढ़ेंगे साथियों, हम अंदर के बारे में, भारत के अंदर राज्यों की स्थितियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में भारत को विभाजन करके फिर उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये थी साथियों आज की आपकी क्लास। ये क्लास साथियों कंटिन्यू रहेंगी, जो विद्यार्थी सीईटी का एग्जाम देंगे अक्टूबर के अंदर उनके लिए साथियों बहुत ही यूजफुल क्लास होगी। ठीक है, वैसे अन्य भर्ती की तैयारी करने वाले जैसे पीटीआई हो गए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए जिनके अंदर भारत का भूगोल पूछा जाता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। और अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।